लेकर के उनके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। वन्ना भारती सहायक प्राध्यापक और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष भी हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया बिहार में। मिजोरम विश्वविद्यालय में 7 वर्ष तक अभी हिंदी अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव भी रहा है इनको। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मिजोरम के सचिव के रूप में भी आपका कार्य का अनुभव है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनार, दूरदर्शन आदि में रिसोर्स पर्सन के रूप में इन्होंने बहुत भागीदारी की है। और अनुवाद की राजनीति संपादित पुस्तक इनकी समयक प्रकाशन से प्रकाशनाधीन है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलोचनात्मक लेख छपते रहे हैं। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अनुवाद, आलोचना, तुलनात्मक अध्ययन में इनकी विशेष रुचि रही है। और हिंदी भाषा साहित्य परिषद खगड़िया की ये सदस्य सचिव भी रही हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हम और मेरी मित्र डॉक्टर वंदना भारती का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, जिनका विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय किसान गोदान के विशेष संदर्भ में। तो स्वागत है डॉक्टर वंदना भारती। मूव टू वंदना भारती, स्वागत है आपका। वंदना भारती जी। हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, स्वागत है आपका। सुप्रिया ज्योति, डॉक्टर ज्योति क्योंकि हम अभी वेबिनार में हैं, आपने संक्षिप्त नहीं बहुत ज्यादा परिचय दे दिया मेरा। मैं उतने की अधिकारी नहीं हूँ। बहुत अभी जुम्मा जो मैं 6 महीने ही हुए हैं कि मैं शैक्षणिक माहौल में आई हूँ। अभी तक आधिकारिक और अधिकारी वाला जो गुण था उससे निपटने में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी जेएनयू की जो परंपरा है, जैसा कि दलपत सर ने कहा, जेएनयू या कहीं भी विद्यार्थियों की पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा होती है, हम उससे अलग नहीं हो पाते हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयोजनकर्ता प्राचार्य महोदय डॉक्टर चंदन कुमार जी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उनके भरोसा को मैं कायम रखूंगी, कोशिश करूंगी कि कायम रख पाऊं। और दलपत सर को इतना सुनने के बाद थोड़ा सा मैं उनके विषय में ही प्रवेश, जब आप किसी प्रखर वक्ता को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विषय में प्रवेश कर जाते हैं। और उन्होंने इतने अच्छे से कहा कि मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं उनके वक्तव्य से नहीं निकल पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे मैं अपनी टॉपिक पे आऊँ। हालांकि राष्ट्रवाद की थोड़ी सी चर्चा दलपत सर ने भी कर दी अपनी कहानियों में। और जब पेंशन की बात आएगी, पेंशन पे कोई बोलेंगे, कोई भी वक्ता, तो राष्ट्रवाद, संस्कृति, किसान, मजदूर, इन सब की बात तो उठेगी। खैर, तो मेरा जो आज का विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय किसान संदर्भ गोदान। तो पूरे प्रेमचंद के पूरे कथा साहित्य, उपन्यास, इन सबों पे फोकस नहीं करते हुए मैं मेरा जो संदर्भ रहेगा वो गोदान के ही संदर्भ में मैं ज्यादा बात करूंगी। तो साथियों, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसमें थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि राष्ट्र क्या है, संस्कृति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रीयता क्या है। अगर हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, साहित्य में तो है ही कि साहित्य में हम गोदान के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम सामाजिक या समाज शास्त्र के विषय में जाते हैं और वहाँ इस चीज की बहुत विशद व्याख्या है कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक जो आगे की चीज है राष्ट्रवाद गोदान के संदर्भ में शायद हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाए। तो देखिए, राष्ट्र तो एक भौतिक संकल्पना है। अगर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में कहूँ तो राष्ट्र एक भौतिक संकल्पना, भौतिक इकाई है जो कि दिखता है। जैसे जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो आप भारत को लोकेट कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि ये मेरा देश है, भारत है। तो वो एक भौतिक आधार हो गया। लेकिन राष्ट्रवाद
या फिर इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता। रुको ना राहुल चाचा को ना मैं ये बोल देता हूँ ना कि मोबाइल पर आ जाए। मानसिक विचारधारा है, हाँ, मानसिक स्तर पे आप इसके बारे में बातचीत होती है। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के लिए क्या है कि और भी साहित्य के लोग या सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स है उनका मानना है कि जब भी राष्ट्रवाद की बात आएगी तो आपके सामने एक एक पक्ष रहेगा, एक प्रतिपक्ष रहेगा। आपके सामने एक प्रतिपक्ष को हमेशा रखा जाएगा, तभी राष्ट्रवाद पे बात या राष्ट्रवाद की चीज से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीयता में ऐसी चीज नहीं है। उसमें जो हर एक अलग अलग इकाई की तरह आप राष्ट्रीयता को नहीं बांट सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, जो भी है। तो अगर हम कोई फॉर्म भी भरते हैं तो देखिए उसमें क्या लिखते हैं, इंडियन। हाँ, हमारा क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन है। उसमें किसी से कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है, जब हम राष्ट्रवाद पे अधिक चर्चा और अधिक जोर देने लगते हैं कि भारत माता की जय या और भी तमाम तरह की चीजें, वहां पे समस्या मुख्य रूप से आती है। योगेंद्र यादव के अगर शब्दों में कहें तो दो तरह की बातें हैं कि जिस तरह से राष्ट्र आज भी देखिए, मतलब थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ को अगर मैं ले लूं तो राष्ट्रवाद में जिस तरह से चीजें उभर के आ रही हैं, चाहे जेएनयू को टारगेट किया गया हो, डीयू को किया गया हो, या जितने भी तमाम संस्थाओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे या इंटेलेक्चुअल के नाम पे, तो उस अर्थ में भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि राष्ट्रवाद को जब हम किसी एक खास विचारधारा से, किसी खास दिशा में जब हम उसको पढ़ने और देखने की सोच विकसित करने लगते हैं, तभी समस्या लोगों में और राष्ट्र के नागरिकों में ये समस्या आती है कि क्या कारण है कि जब हम अपने फॉर्म में इंडियन लिख सकते हैं तो हमें भारत माता की जय कहने में समस्या आती है एक दूसरे धड़ को, जबकि वो बोल सकते हैं। उनके यहाँ ये अभी डर है कि भारत माता को उन्होंने एक मूर्ति में एक उसका आजर बना दिया है और उसमें कन्वर्ट कर दिया है, और हम क्योंकि मूर्ति पूजक नहीं है तो वी विल नॉट से भारत माता की जय राष्ट्रपति। तो ये वाले संकल्पना से बचने की जरूरत है। और जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो प्रेमचंद अपने समय में जो अंग्रेज, उस समय का जो राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं ऊपर से जो उसका बाह्य आवरण था वो समावेशी राष्ट्रवाद का था। जो अभी का राष्ट्रवाद है उससे अलग था। और क्योंकि हमारे पास एक टारगेट पॉइंट भी था कि हमें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना है ना। तो वो हमारे सामने एक और उससे क्या है कि एक एकता बनी लोगों में कि चाहे वो दलित हो, स्त्री हो या समाज के हाशिए के अन्य वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो या सवर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था में जो चीजें हैं वो लोग हो। तो उस समय जब हम मिलजुल के काम किए कि हमको देश से अंग्रेजों को हटाना है। लेकिन अगर प्रोफेसर मैनेजर पांडे के शब्दों में कहूँ तो वो जो राष्ट्रवाद था वो भी एक बाह्य आवरण ही था। वो एक दिखाने वाला, मतलब कि जो हाथी के दांत दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं, वही चीज था कि उस राष्ट्रवाद में भी उन्हीं की बात सुनी जा रही थी या हम उनके द्वारा ही संचालित हो रहे थे जिनका की वर्ण व्यवस्था में पकड़ है। या जो अगर मैं कोट करूं प्रोफेसर मैनेजर पांडे को, उन्होंने लिखा है राष्ट्रवाद उपन्यास में, आजादी के बाद के 50 वर्षों में भारतीय जनता को राष्ट्रवाद का जो अनुभव होता रहा है
उससे स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद एक बहाना भी है राज सत्ता को अधिक दमनकारी बनाने का, उच्च वर्गों की हित साधना का, एक समुदाय के वर्चस्व का, हर तरह की असहमति के दमन का, देश के भीतर पनपने वाली विभिन्न अस्मिताओं के अस्वीकार का, स्त्रियों की अनेक प्रकार की पराधीनताओं को गौरवान्वित करने का, दलितों की आवाज दबाने का और आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे आत्मसमर्पण का। आप जब प्रेमचंद लिख रहे थे आजादी के पहले और आज के दौर में भी इस चीज को देखिए तो बहुत सारी चीजें नहीं बदली हैं। करीब करीब वस्तु स्थिति, समाज की वस्तु स्थिति, राष्ट्र की वस्तु स्थिति वही है, ऑलमोस्ट वही समस्या हमारे सामने सामने है। और सलाम सर, हमारे गुरुदेव जुड़ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और सर के सामने मैं पहली बार बोल रही हूँ क्लास में बोलने के बाद, तो मैं थोड़ा असहज हो रही हूँ, चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले। होने की कोई बात नहीं है, सभी लोग एक ही साथ के हैं और ये मुझे खुशी है कि इसमें जेएनयू के ही लोग हैं, तो ऐसा असहज होने की कुछ बात नहीं है। अब तो आप लोगों को बहुत सहज हो जाना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो जो मैं बता रही थी कि राष्ट्रवाद, मैनेजर पांडे ने जो हाशिए के समाज की बात की है, या दलित स्त्री जो समाज में, जिसको कि समाज में वो स्थान नहीं मिला, उस चीज को, या दलित को जो स्थान नहीं मिला, उस चीज को लोकेट करने की जो बात की है, वो प्रोफेसर डॉक्टर रामविलास शर्मा या प्रोफेसर नामवर सिंह या प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी को जब हम पढ़ते हैं, या वो जब गोदान, अब मैं गोदान पे आती हूँ, तो वो जब गोदान की व्याख्या करती हैं या वृहत व्याख्या करती हैं गोदान की, तो उस अर्थों में मतलब उस डॉक्टर वीरेंद्र यादव का या मैनेजर पांडे का, इनका भी, मैं भी सहमत हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि उनकी वृहत संकल्पना में जो हाशिए के समाज के लोग हैं वो स्थान नहीं पा पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि प्रगतिशील लोग, जो ये तीनों लोग जिनका कि मैंने नाम लिया, तीनों बड़े प्रगतिशील, लेकिन हाशिए के समाज के लोगों के बारे में जब वो अपने रिसर्च में, अपनी आलोचना में कार्य करते हैं, तो उनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहीं पे मैं बात करूंगी कि जो हाशिए के समाज के जो लोग हैं, उसमें किस तरह से प्रेमचंद ने गोदान में इसको किस तरह से एक शक्ति प्रदान की है ना। आप देखिए, जिस नारी को, जब वर्ण व्यवस्था की बात आएगी, तो वर्ण व्यवस्था में नारी तो सबसे दलित है। चार जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की तो संकल्पना बाद में आई है, पहले तो मतलब, या ओबीसी, सॉरी माफ कीजिएगा, ओबीसी की संकल्पना, पहले तो सारे लोग शूद्र में ही थे। तो इसमें स्त्री तो महादलित है, चाहे वो सवर्ण स्त्री हो, ब्राह्मण स्त्री हो, राजपूत स्त्री हो, या कोई भी स्त्री हो, और या दलित स्त्री। तो गोदान में प्रेमचंद उस स्त्री को बल देते हैं। वो किसानी समाज, जो श्रमण शक्ति है, श्रमणशील समाज है, उस समाज की बात, उस समाज को मुखर आवाज देते हैं। कल ही मंडल दिवस था, या आरक्षण की बात होती है, तो जिस तरह से समाज में पहले हाशिए के समाज के लोग अपने बातों को नहीं रख पाते थे, डरते थे, अगर उन्होंने बात रखा भी तो उनको किस तरह से परेशान किया जाता था, मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, उनकी बहुओं के साथ बलात्कार होता था। और इस तरह की भी चीजें होती थी कि अगर नई नवेली बहू आई है गांव में, तो सबसे पहले ठाकुर के यहाँ ही उसको जाना होगा। ये मध्य वर्ग में भी दिखता है, जब मुसलमानों का शासन था हमारे यहाँ,
और आज़ादी के समय भी ये चीज़, आज़ादी के बहुत दिनों तक ये चीज़ हमारे समाज में दिखती रही है। तो आप किस शक्ति संकल्पना या किस व्यवस्था की बात करते हैं जिस व्यवस्था में हाशिए के लोगों को कोई जगह नहीं मिल पाता है? तो गोदान पे या प्रेमचंद पे जब इस तरह का प्रहार होता है कि उन्होंने वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, वर्णाश्रम व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, या स्त्री को मालती के बारे में जब वो कोटेशन है कि बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी है, तो तितली वाली चीज को ले लिया जाता है और स्त्री के विरोध के रूप में उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद बाद में जब प्रेमचंद के ही उपन्यास में गोदान में ही जो पात्र है, इतनी सशक्त महिला पात्र है धनिया और नोहरी, और खुद धनिया की जो पुतहू है, या सिलिया सशक्त नहीं है फिर भी सिलिया से धर्म के बारे में जो चीजें प्रेमचंद ने बताई, सिलिया के दोहरे तिहरे शोषण के बारे में जो प्रेमचंद ने बताया, उन चीजों को कौन इस तरह से लोकेट कर पाया है? तो जो सबाल्टर्न स्टडीज की बात बाद में जाके मुखर रूप में आई, गायत्री स्पिवाक जब कहती हैं कि कैन सबाल्टर्न स्पीक, या मतलब सबाल्टर्न के मुंह में इतनी शक्ति है कि वो बोल सकता है, या उनकी जो पूरी वो है थीसिस है या एंटीथीसिस है चीजों को लेके सबाल्टर्न के बारे में, और भी जो लोग सबाल्टर्न स्टडीज पे काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने तो आजादी के समय ही सबाल्टर्न को हाशिए के लोगों को एक आवाज दे दी थी। आप धनिया पूरे गोदान को पढ़िए, धनिया जैसे सशक्त स्त्री आपको कहाँ मिलेगा। बहुत सारे प्रोग्रेसिव राइटर हैं, प्रगतिशील लेखक हैं, जिन्होंने इस बाद में जाके स्त्री विषय पे केंद्रित करके, खासकर स्त्री विमर्श में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आती है, यौनिकता के सवाल पे और सारी चीजों पे बहुत स्वतंत्र रूप से वो बात मुखर रूप से रखती है। लेकिन एक मध्यवर्गीय समाज, एक किसान समाज की स्त्री, एक दलित स्त्री या एक मजदूर स्त्री किस तरह से समाज से घिर जाती है, समाज के तमाम हथकंडों को समझती है और समझती नहीं है, उसका जवाब भी बिना डरे हुए देती है। चाहे वो अपने पति से बात करने का सलीका हो, या फिर जब उसके घर में पुनिया जब वो गाय इसको गोदान को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो गाय की जो लालसा है, गाय उसके यहाँ होरी के यहाँ आ जाता है तो उसका भाई उसको विष दे देता है, फिर वो चला जाता है। तो पुलिस आती है, पुलिस फिर वही जो पुलिस का भी ये रूप दिखाया गया है, पुलिस आती है तो किस तरह से वो चीजों को पैसा ले दे के वो करने की बात आती है। तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो होरी है या पुरुष है, वो व्यवस्था से समझौता करता हुआ दिखता है। मध्य वर्ग का पुरुष या निम्न मध्य वर्ग का पुरुष वो व्यवस्था सिस्टम में अंदर घुस जाना चाहता है, चाहे वो राय साहब के पैर के नीचे वो अपनी गर्दन दबने वाली बात हो, या पुलिस के सामने पैसा निकालने की बात हो, पूरी हर जगह दब जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन धनिया में वो चीज आपको नहीं दिखेगा, धनिया हर जगह प्रतिवाद करती है, हाँ? धनिया मुख्य रूप से प्रतिवाद करने वाली नारी शक्ति के रूप में गोदान में प्रतिफलित हुई है। अगर चूंकि समय बहुत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी चीजों को ही अभी बताऊंगी, आगे भी बहुत प्रखर वक्ता है हमारे पास। तो दलित नारी विमर्श वाले में मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि जो सिलिया का शोषण है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप देखिए कि सिलिया जो दलित है, चमार है, उस चीज को भी गोदान में प्रेमचंद बहुत मुख्य रूप से सामने लाते हैं कि एकदम से सीधे
मतलब गोदान चंद इतना बेखौफ कह देते हैं कि भाई उस सीलियस के साथ सोने में तुम्हारा धर्म नहीं जाता है, लेकिन उससे हाथ का बना हुआ खा लेने में तुम्हारे धर्म की हानि हो जाती है। तो ये जो समाज का नंगा सच है कि सामने वाला सच कुछ और होता है बाहर का, और दूसरा एक वास्तविक वस्तु स्थिति अलग होती है, तो वो तो उससे इतना करारा प्रहार प्रेमचंद करते हैं कि खुद माता दीन दाता दीन के मुंह से कहलवा देते हैं कि सिलिया सिलिया जो काम करती है मजदूर के रूप में, उसको वो दाता दीन देता ही क्या है। दाता दीन खुद कहता है कि मैं इसे क्या देता हूँ, थोड़ी सी मजदूरी, और वो बस बहुत हुआ साल भर में एक धोती अगर दे दिया, जितना ये मेरा निर्वाह कर देती है उतना तो कोई ब्राह्मण स्त्री क्या करेगी। तो देखिए यहाँ उसको उसका जो मानसिक स्तर पे भी उसको गुलाम बनाने के जो चीजें है स्त्री का, एक स्त्री प्रखर है, वो चीजों को समझती है, लेकिन प्रेम के नाम पे दलित स्त्री जिस तरह से अपना स्वयं का भी शोषण करवा लेती है और उस चंगुल से नहीं निकलना चाहती है। खुद भी चाहती तो सिलिया निकल सकती थी, लेकिन वो निकलना नहीं चाहती है। इस चीज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेखांकित करते हुए प्रेमचंद चलते हैं आगे। और जब प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महार सभा में जिस तरह से दलित चेतना और हिंदू धर्म के बारे में जिस तरह से बात की थी कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं इस धर्म के अंदर रह के, तो वो उस चेतना का उभार भी आपको गोदान में देखने को मिलेगा। थोड़ी अतिरंजना है कि जब माता दीन को सारे चमार पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में हड्डी का टुकड़ा मुंह में डालने लगते हैं कि कहते हैं मुदा तुम तो हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, चलो मैं ही तुम्हें चमार बना देता हूँ, है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। हालांकि यथार्थ से थोड़ा आदर्श वाली संकल्पना की ओर चली जाती है ये बात। यथार्थ में क्या उस समय संभव हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज हुई होगी, लेकिन आपको प्रेमचंद एक शक्ति प्रदान करते हैं। वो दलित अगर गांव में जाता था तो वो चप्पल अपने सर पे उठा के लेके चलता था, और इस डर से कि जो सवर्ण लोग हैं उसको मेरी परछाई नहीं पड़ जाए, इस डर से पहले से ही मुनादी करवा दी जाती थी कि दलित आ रहे हैं। उस दलित के मुंह से प्रेमचंद इतनी बड़ी बात कहलवा देते हैं, ये बड़ी बड़ी घटना है और बड़ी हिम्मत की बात है कि किसी लेखक के लिए कि वो सत्ता से संस्कृति से टकरा जाए। तो यहाँ पे प्रेमचंद की इस शक्ति के बारे में मैं थोड़ा सा कहूंगी कि वो जो उनकी कहानी है जुम्मन शेख वाला, जो जुम्मन है उसका कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, और वो उसकी खाला जो कहती है मर्श इस बात को रेखांकित करती है कि बिगाड़ के डर से, मतलब वो अपने दोस्त का पक्ष ले रहा होता है और इस एक वाक्य से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपने दोस्त का, जो बचपन के दोस्त का साथ नहीं देता है और मौसी के पक्ष में निर्णय लेता है। तो वो बिगाड़ का डर या वो जो सत्ता से टकराने का जो नैतिक और आत्मिक बल है, वो बल आपको प्रेमचंद के यहाँ मिलेगा। जो नागार्जुन के यहाँ बाद में जो हास्य के लोगों के बारे में जो विचार आपको देखने को मिलता है, बलचन्मा में हो चाहे दलित ओबीसी विमर्श की बात बड़ी प्रखर रूप में आती है, रतिनाथ की चाची में आती है, तो वो रूप प्रेमचंद से दिखा चुके हैं पहले, और बिना अपने आप को विमर्शों से जोड़े हुए, ये कहते हुए कि मैं दलित विमर्श का हूँ रचनाकार हूँ या इस विमर्श का रचनाकार हूँ या प्रगतिशील हूँ, ये वो जो भी है, ये पाठक को निर्णय लेने दीजिए कि वो क्या है। आलोचना हर तरह से की जाती है लोगों की, लेकिन पाठक का जो होता है कि उसे कहने दीजिए कि ये लेखक किस तरफ जा रहा है, या मेरे बारे में इतने वर्षों बाद जब मैं पढ़ रही हूँ या एक दलित पढ़ रहा है गोदान को या प्रेमचंद की रचनाओं को, वो अपने आप को उससे
जोड़ पा रहा है कि नहीं, या अपने आप को वो वहाँ लोकेट कर पाता है कि नहीं। जो साधारणीकरण की जो अवधारणा वाली चीज होती है ना, आप साधारणीकरण कब महसूस करते हैं? नाटक देखते हैं या जो रंगमंच पे नाटक होता है, तो साधारणीकरण आप तभी होते हैं जब आप अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं चीजों से, है ना। तो ये पाठक से जो ये सीधा संवाद है ना प्रेमचंद का, वो हमेशा रहेगा, चाहे आप कितना भी कह ले कि उनका लिखा हुआ पूरा है और पता नहीं तमाम तरह की चीजें जो आजकल बहस का मुद्दा बन रही है। खैर, राष्ट्रवाद में 2-3 और चीजें हैं प्रेमचंद के यहाँ। औद्योगिकीकरण और गांव के जो सामंत हैं उनको उनका जो गठजोड़ होता है, उस चीजों को भी समझाया गया है कि जो राज साहब हैं या तनख्वाह है शहर में, तो वो इन दोनों का किस तरह का गठजोड़ है और इसकी गठजोड़ को समझने की जरूरत है। जब गांव में बेगारी करवाई जाती है, आपसे पूरे दिन भर काम करवाया जाएगा और आपको बदले में 2 सूखी रोटी फेंक के दे दी जाएगी। मेरे पास 5 मिनट होगा ज्योति? ओके, जी जी। तो जिस तरह से आपको पूरे दिन के मेहनत के बदले सूखा चूरा या 2 रोटी दे दी जाती है, और इस मोह भंग से गांव छोड़ के जो मजदूर पलायन करते हैं शहर चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शहर में उनके साथ अच्छा होगा। शहर की जो एक परिकल्पना उनके दिमाग में है कि शहर जाते ही वो धनी हो जाएंगे, या उनकी जो स्टेटस है वो रातों रात चेंज हो जाएगा। उससे भी उसका मोह भंग होता है। आप गोदान में ही देखिए, जो होरी धर्म से या हर चीज से ऋण की समस्या भी उसको कहीं ना कहीं आती है। रामविलास शर्मा के ही शब्दों में कहें, हालांकि उन्होंने ऋण की समस्या पे ज्यादा जोर दिया ना, उतना भी जोर नहीं है। मर्जाद और धर्म की सारी चीजें है गोदान में। तो जो होरी कभी भी किसान से मजदूर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि किसान बने रहने में एक मर्जाद है, होरी भाई कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो किसान से मजदूर बनेगा तुरंत होरिया हो जाएगा, है ना। मतलब कि आपके बोलने का लहजा भी चेंज हो जाता है लोगों का। उसी का आगे की जो पीढ़ी है वो गोबर बनने, मतलब कि गोबर को आप अगर विकृत रूप में कहिएगा तो गोबरवा, या जैसे हमारे गांव में कहा जाता है, इस तरह की चीजें वो बनने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उससे पता चल जाता है कि गांव में रहने से उसके पेट की जो आग है वो नहीं बुझेगी, तो वो शहर भागता है। और इस सोच से शहर भागता है कि शहर में उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा, सारी चीजें होगी। लेकिन शहर में जो ये गठजोड़ है ना राय और तनख्वाह का, तो राय जी गांव में शोषण करते हैं, और वो शोषण सेम वही चीज आपका शोषण शहर में होता है, जो कि बुर्जुआ लोग आपका कर रहे हैं, या जो मजदूरों का शोषण है किस तरह से शहर में होता है। ये एक तरह इशारा किया गया है कि गांव से पलायन करके पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। आपको एक भी मेल मतलब पुरुष नहीं मिलेंगे गांव में मजदूरी करने के लिए, लेकिन वहां भी उसका उसी तरह का शोषण होता है। लेकिन वहां शहर जाने से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन? कि वो आंख मिला के बोलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वो मजदूर चाहे भले ही उसकी किसानी चली गई हो, लेकिन जिस दाता दीन माता दीन से होरी खुले मुंह बात नहीं कर पाता था, उस दाता दीन या माता दीन का मखौल गोबर उड़ा देता है ऐसे ही सहज ढंग से। तो ये जो शक्ति है ना, मंडल रिजर्वेशन के बाद जो ओबीसी और इन लोगों में आई है चीजें, बोलने की चीजें, ये चीज गोबर में आती है जब वो शहर जाता है, तो है ना। लेकिन शोषण का शिकार, ये भी ध्यान देने की बात है, शोषण का शिकार वो वहां भी होता है। तो खैर गांव की बदहाली की बात मैंने की। और जहाँ तक राष्ट्रवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य से दूसरे उसमें यूरोपियन उसमें देखने की बात है, जो स्वतंत्रता के समय का राष्ट्रवाद था, अगर एडवर्ड सईद के शब्दों में कहें, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद है वो फैलाने की चीजें
तो जो हम सब जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, या जो एशिया की कंट्री है, जो अंग्रेजों के शासन में हम रहे थे, तो हमेशा चाहती ही थी, उन्होंने हमें सपेरों मित्रों का देश कही दिया था कि ये तो पिछड़े हुए हैं और सांपों का जगह है, और इसको अभी भी और उन्नत करने की, सांस्कृतिक रूप से और हर तरह से उन्नत करने की जरूरत है। तो वो वाला राष्ट्रवाद जो मैं शुरू में रेखांकित की थी कि हमेशा एक अन्य को सामने रखता है, कि आपके सामने एक अन्य हमेशा, प्रतिपक्ष को हमेशा रखा जाएगा। एक डर, एक भय, जो साइकोलॉजिकल भय है ना, बना दिया जाता है लोगों में, और तभी राष्ट्रवाद फलती फूलती है लोगों के दिमाग में। मैं यही कहकर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती थी, लेकिन आगे हमारे और भी वक्ता हैं और मुझे थोड़ा हिंट भी मिल रहा है आयोजकों की तरफ से, तो मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वन्ना भारती, बहुत धन्यवाद। और मैं अभी हमारे साथ जुड़े ओपी सर को भी बहुत सम्मान के साथ धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगी उनका। सर, आपका स्वागत है हमारे वेबिनार में। और मैं मुझे तो सर एक ही वाक्य याद है कि मैंने एक दिन कक्षा मिस की थी और आपने दूसरे दिन पकड़ लिया था मुझे कि मैडम आप आई नहीं थी क्लास में। तो सर, मैं उसके बाद एक भी कक्षा मिस नहीं की मैंने आपकी, और आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं पूरी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ पूरी जिंदगी में। तो सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं साथी संचालक नीलांबुज सिंह को सौंपती हूँ। मूव टू नीलांबुज। थैंक यू ज्योति। सबसे पहले मैं ओपी सर को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते सर। अब तक बहुत बढ़िया वक्तव्य चल रहा है और आज 26 अगस्त है। आज मदर टेरेसा का जन्मदिन है, भारत रत्न मदर टेरेसा, जिन्होंने कहा था कि हम लोगों को यदि जज करते रहे तो हमें उन्हें प्रेम करने का मौका नहीं। तो कुछ इसी तरह के संदेशों से हमारा साहित्य ओतप्रोत है और उस साहित्य की ही परंपरा की हम आज बात कर रहे हैं। अब तक जो 2 वक्तव्य हुए, मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं दलपत सर का, जिन्होंने मध्य रात्रि से भी आगे के समय में उन्होंने जाग कर और हमारा साथ दिया, और संभवतः अभी भी वो सुन रहे हैं और कल उनकी पहली कक्षा है। तो मैं बहुत तहे दिल से सर आभारी हूं आपका। और उसके बाद हमारी साथी, हमारी दोस्त डॉक्टर वंदना भारती ने बहुत ही क्रांतिकारी और विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया है। हार्दिक आभार वंदना। और अब मुझे बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे उस व्यक्ति का परिचय कराने का मौका मिलने वाला है, जो मेरा बहुत पुराना और बहुत अच्छा दोस्त तो है ही, लेकिन वो साथ में बहुत अच्छे हिंदी के विद्वान और बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी। मैं मंच पर अभी बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कानाराम मीणा को, जिनका मैं परिचय देना चाहूंगा कि वह मोतीलाल नेहरू कॉलेज सांध दिल्ली विश्वविद्यालय में 2008 से सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। हिंदी उपन्यास में उनकी विशेष रुचि है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में उनके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इसके